नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज चल रही है 2023 और 2024। तो फिलहाल मैं इसकी डिटेल बाद में दे देता हूं बिकॉज हो सकता है किसी को इन चीज़ों की आवश्यकता ना हो। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायती राज प्रणाली से न केवल जन भागीदारी बढ़ी है, ये हमारे पेड ग्रुप की ही कॉपी है। पंचायती राज प्रणाली से न केवल जनभागीदारी बढ़ी है, अपितु विभिन्न वर्गों, समुदायों आदि को सशक्त करने का भी कार्य किया है। चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि पंचायती राज प्रणाली से जन भागीदारी बढ़ी है। पहला चीज ये बताना है। तो मतलब कैसे बढ़ी है, उसमें कौन कौन से अनुच्छेद थे जिनके माध्यम से बढ़ी है, या अनुच्छेद से जो चीजें निकलती है उनके माध्यम से कैसे बढ़ी है, प्रैक्टिकली कैसे बढ़ी है। दूसरा चीज हमें ये बताना है कि विभिन्न वर्गों, समुदायों आदि को सशक्त करने का विचार किया है। यानी कि पंचायती राज जो सिस्टम है उसके आने से विभिन्न वर्ग, समुदाय आदि भी सशक्त हुए हैं। विभिन्न वर्ग जैसे कि मान लीजिए एससी, एसटी, महिलाएं और समाज के कमजोर पिछड़े वर्ग जो भी हैं वो सब आ जाएंगे। ओवरऑल हमें ये चीजें बतानी है इसमें। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। पंचायती राज प्रणाली 73वें, ठीक है, इन्होंने इंट्रो दे रखा है। 11वीं अनुसूची बता दिया है, ये सब चीजें इन्होंने बता दी है। क्वेश्चन में जन भागीदारी को बढ़ावा इन्होंने हेडिंग डाल दी। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी की आप हेडिंग बना दें शॉर्ट में। महिलाओं की भूमिका बढ़ी, 33% रिजर्वेशन। महिलाओं द्वारा निचले स्तर पर विकास। उदाहरण इन्होंने दे दिया है हरियाणा, दाढ़ी मियाँ खान। ग्राम पंचायत महिला सरपंच महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनवाया। दूसरा इन्होंने भदोही प्रधान सीमा सिंह का उदाहरण दिया है और ये रिमार्क्स दिए, मैं बाद में दिखाता हूँ आपको। फिर है पंचायतों द्वारा सेवा वितरण की गतिविधियों को बढ़ावा। उदाहरण डिब्रूगढ़ जिला परिषद असम। विजन डॉक्यूमेंट्स एंड कार्य संचालन में पारदर्शिता, स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ी है। सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा, गोरेभंग लॉबिंग, ग्राम पंचायत सिक्किम मिलजुल कर स्थानीय स्तर पर सशक्त करने का प्रयास। ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आप जब इस पे सिर्फ और सिर्फ जन भागीदारी पे लिखेंगे वहां भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई केस स्टडी ऐसी आती है वहां पे भी आप इसको केस स्टडी के रूप में यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो इनका मुझे लगता है वो एग्जाम्पल्स यूज करना, और ये एक दिन में नहीं आया है, बहुत दिनों का सतत प्रयास से आया है। फिर क्या हमने देखा है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो गया वर्गों एवं समुदायों को सशक्त बनाने का कार्य, जैसे कि ग्रास रूट स्तर पर राजनीतिक सशक्तिकरण। आपका जो तृणमूल लेवल है उस स्तर पर जो है राजनीतिक सशक्तिकरण। उदाहरण फिर से इन्होंने दे दिया, सबकी योजना सबका विकास माध्यम से। सार्वजनिक सेवा वितरण यानी कि सर्विस डिलीवरी की बात कही इन्होंने कि उसमें सुधार होना चाहिए। मिशन अंत्योदय। स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ाना। उदाहरण स्वामित्व योजना, मानचित्रण, स्थानीय मानचित्रण। लोगों के अधिकार के प्रति जागरूक करना। उदाहरण आदर्श नागरिक घोषणा पत्र। किंतु वर्तमान में कुछ मुद्दे ने इसे कमजोर करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने बताया है कि राज्य और केंद्र के वित्त पर निर्भरता, नौकरशाही का नियंत्रण यानी कि परियोजना क्रियान्वयन में बाधा, सामाजिक असमानता, प्रॉक्सी कल्चर, अपर्याप्त अवसंरचना, 25% ग्राम पंचायतों में कार्यालय भवन नहीं है, ये उन्होंने बताया है। उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन में बोस कमेटी की बात कही है, सबका साथ सबका विकास, इस तरह से अपनी बात खत्म की है। जो रिमार्क्स थे वो यहाँ पे दिए गए हैं कि जैसे आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि कॉपी इनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। तो पंचायती, पहले क्या है सीक्वेंस में आप बताओ कि पंचायती राज से जन भागीदारी बढ़ी है, ये बताना है। जन भागीदारी में आप ये मैप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि विभिन्न वर्गों का सशक्तिकरण, जैसे महिला, एससी, एसटी, जो कि मैंने आपको पहले बताया, और थोड़ा चुनौतियां बताते हुए कंक्लूजन, मेन कंटेंट, ठीक है। ये चीज सीक्वेंस बताना, थोड़ा सा सीक्वेंस का नहीं था, वो चीज ध्यान करते हुए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की वर्तमान प्रासंगिकता का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ये आपका है 200 शब्दों का। तो इसमें ये इंट्रो है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। यह सरकार का थिंक टैंक के रूप में यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है।
तथा राज्यों की वास्तविक एवं सतत भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास करती है। वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता इन्होंने बता दी है योजना का विकेंद्रीकरण को बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जैसे विकेंद्रीकरण, तो ये मैप यूज किया जा सकता है, यहाँ पे ये चीज यूज की जा सकती है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल हो गया, आपने ये योजना बता दिया, और विकेंद्रीकरण शहरों का मतलब होगा डिसेंट्रलाइज हो गया। उसी तरह पे जैसे यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी कि स्थानीय संस्थाओं की योजना निर्माण में भागीदारी बढ़ाना। योजना निर्माण में, तो यहाँ पे ये एरो ऊपर की ओर कर देंगे, सेंटर शुरू हो जाएगा, योजना निर्माण में भागीदारी। छोटे छोटे डायग्राम बनाते तो बहुत फायदा होता है। जो मेरा यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट होगा आंसर राइटिंग का, वहाँ पे जाइए। अब तो बहुत टाइम ही नहीं होता मेरे पास, लेकिन जो 7-8 वीडियो पड़ी हुई है, तो जैसा उसका वो आता है फीडबैक, तो निश्चय ही आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। समावेशी विकास को बढ़ाने में, जैसे कि आकांक्षी जिला, बेस्ट प्रैक्टिस को प्रोत्साहन, नवाचार उद्यमशीलता आदि को बढ़ाने में अटल नवाचार मिशन पोषण अभियान समय के साथ साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभरा है। सार्वजनिक सेवाओं में बेहतर डिलीवरी एवं सुधार के एजेंडा के रूप में उदाहरण आपके हो गया पीडीएस प्रणाली, कुशल नवीन जवाबदेही शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व, ई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे ये समालोचनात्मक मिश्र बताना भूल गए थे, तो इन्होंने बताया भी कि मैं भूल गया हूँ। एंड उसी तरह सहकारी संघवाद, बॉटम अप अप्रोच, नवीन तकनीकी प्रयोग, ब्लॉकचेन नेटवर्क, ये सब चीज़ें हो गया। एंड ये इन्होंने कंक्लूजन दे दिया है, ओवरलैपिंग सहकारी संघवाद को बढ़ाने में काफ़ी हद तक सफल रहा है, ये इनकी कंक्लूजन है। उसके बाद भारत में राजकोषीय संघवाद को बनाए रखने में वित्त आयोग की भूमिका का आकलन कीजिए। रोज एवरीडे जो है 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, कॉपी 3 से 4 दिन में चेक कर दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा ये वो है जिसके लिए मैं पैसे लेता हूँ चेक करने का, पर डे जो मेरा 30-35 मिनट जाता है। उसके अलावा मैं 20 क्वेश्चन अपनी तरफ से कराता हूँ एवरी वीक, ये मेरे वीक अनुसार होता है, जो कि मैं 3 हफ्ते से करा ही रहा हूँ। एंड उसके अलावा भी कुछ ना कुछ हफ्ते में कुछ एनरिचमेंट जैसी चीज़ें होती है, मेंस एनरिचमेंट, वो बताई जाती है, दी भी जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं राजकोषीय संघवाद वित्त आयोग की भूमिका, ये अच्छा 2023 के लिए मैंने बताया है, 2023 के लिए। 2024 का क्या है, 2024 में आपको डेली 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसकी फीस है 500 रुपये पर मंथ, और इसकी जो फीस है वो है आपकी 2000 रुपीज़ सिर्फ एक बार, ना कि हर महीने, मतलब कि 23 सितंबर 2023 तक। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दी इन्होंने, राजकोषीय संघवाद वित्त आयोग की भूमिका, केंद्र व राज्यों के बीच राजस्व वितरण व नियम बनाना, भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता व अनुदान, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय स्वशासन के लिए आवश्यक उपाय। ठीक है, फिर ये सब चीज़ें हैं, ये इन्होंने दे दिया है, और यहाँ पर उन्हें उदाहरण दिया है, क्षैतिज वितरण नियम, राज्यों को वितरण 41% भाग। यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है आय का, और ये जनसांख्यिकी, इतनी जनसंख्या, मतलब आप कैसे, जो वित्त आयोग है किस फॉर्मूले पर वर्क करता है, उसके आधार पर ये चीज़ बताई है। अच्छा प्रयास किया इन्होंने। एंड हालांकि जीएसटी परिषद के आने से वित्त आयोग की भूमिका में कुछ कमी आई है, किंतु फिर भी इसके सिफारिशों ने राजकोषीय क्षमताओं में बढ़ोतरी की है, ये इनका कंक्लूजन है। क्योंकि अच्छा लिखा है, लेकिन एफसी में एक डायग्राम अगर दे देते तो और अच्छा हो जाता, सोने पे सुहागा हो जाता है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत में चुनाव आयोग की भूमिका को कैसे सशक्त किया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद इतने इतने में है, ये चीजें इंट्रो में डाल दिया इन्होंने। सशक्त करने में भूमिका क्या है, तो चुनाव प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाकर, उदाहरण दे दिया तुरंत इन्होंने। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व गोस्वामी समिति के सुझाव पर विचार करना, राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति ईसीआई को देना, वर्तमान में 3 पार्टियों का पंजीकरण रद्द हो गया है। चुनावी फंडिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना, चुनावी बॉन्ड जैसे नवीन कदम, एंड स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का संरक्षण करना, उदाहरण दे दिया टीएन सेशन वर्सेस भारत संघ, लोकतंत्र को सफल बनाने के प्रयास किए गए, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन जैसे मामले में पारदर्शिता बरतना, और उसके बाद देखेंगे राजनीति के अपराधीकरण,
की जांच प्रक्रिया को सुदृढ़ करना। अतः विधि आयोग की 253 की रिपोर्ट के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग को और सशक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, जो सभी को करना चाहिए आप लोगों को भी, जो लास्ट का 3-4 पॉइंट है, मान लो पहले आपने जो ट्रेडिशनल पढ़ रखा है वो आपने बता दिया कि इस तरह से सशक्त होगा। फिर आपको करना क्या है, सबसे अच्छा है कि अगर आपको वो चीज़ पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो क्या करना है, लास्ट के 3-4 पॉइंट के लिए किसी समिति की हेडिंग डाल दें, उसके नाम से फिर पता है। मान लीजिए आपने दिनेश गोस्वामी कमिटी ऐसे कर दिया, आपको ऐसे करना है, दिनेश गोस्वामी समिति, इतना लिखना है बस। ठीक है, इसको आप बॉक्स पर कर दीजिए कि आप अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं और चाहते हैं कि एग्जामिनर का ध्यान इधर आकृष्ट हो। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं, पहली रिकमेंडेशन कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता लाया जाए। दूसरा रिकमेंडेशन कि राजनीति के अपराधीकरण को रोका जाए। ठीक है, इस तरह के जो और भी टेक्निकल चीज़ें, वहाँ पे आप ये 3-4 चीज़ें बता सकते हैं। फिर या तो आप यहाँ पे 2 बता दीजिए, यहाँ पे अगर सेकंड एआरसी भी इस बारे में कुछ कह रहा है तो उसकी बात लाइए। तो जब ये चीज़ आप करेंगे तो इससे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। पेपर 2 में अगर मार्क्स चाहिए तो आपको 3 चीज़ चाहिए। पहला चीज़ क्या है, सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ बताते हैं तो उसके ब्रैकेट में या वैसे करके आर्टिकल लिखिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जजमेंट नाम बताइए। ठीक है, जजमेंट या केसेस, जैसे नहीं मुंबई बनाम भारत संघ वर्सेस इंडिया। तीसरी चीज़ जो है वो आपका है यहाँ पे रिकमेंडेशन, किसी कमेटी के नाम से आप अपना रिकमेंडेशन लाइए। जब ये चीज़ आप करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएगा। और जो चौथी पांचवी चीज़ जो कॉमन है वो सब में ये है कि डायग्राम एंड फ्लो चार्ट का यूज़ करें। तो ये यूज़ करना मैं सिखाता हूँ, इन्हीं सब की चीज़ों के लिए होता है, क्योंकि कंटेंट लेवल पे लोगों का ठीक रहता है लेकिन प्रेजेंटेशन का अच्छा नहीं होता है। और जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, बहुत से लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। ये मैं कहूँगा कि निराश आप नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।